Hello everyone, I am Mahant Kumar Sahni. Now I am going to teach physics of class 11. तो पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा हम लोगों ने MCQ क्वेश्चंस को कवर किए हुए हैं। अब जो है कि हम जो है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को जो है कि लेके आए हैं और जो है इसमें धमाकेदार कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आपके लिए बहुत ही जो है कि इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए 1 बाय 1 हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो है कि इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में हम लोग जो है कि यहाँ पे रिलेशन डेवलप करेंगे। तो इसके लिए आप देखेंगे कि एक जो है कि ये सर्कुलर मोशन है जिसमें कोई पार्टिकल जो है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे जो है कि अगर बात करें तो जो है ये आपका सेंटर है और यहाँ से लेकर के और ये जो है इसका रेडियस है आर, और ये जो एंगल बना रहा है ये एंगल है डी थीटा। तो यहाँ पे जो एंगल है ये है डी थीटा। बहुत स्मॉल जो है कि एंगल्स के लिए हम बात कर रहे हैं। तो अगर एंगल स्मॉल्स हैं तो ये जो आर्क है जो आर्क कवर करेगा ये भी हम जो है लीनियर मान सकते हैं। और इस आर्क को जो है कि हम यहाँ पे ds से डिनोट कर रहे हैं। एंगल 0 से d थीटा को कवर करने में जो टाइम लग रहा है वो dt लग रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रेडियस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो रिलेशन होता है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो आर्क क्या है ds और रेडियस कितना है r। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ds इज इक्वल टू r t थीटा। दोनों साइड यहाँ पे हम dt से जब डिवाइड करते हैं dt और इधर भी dt से डिवाइड करते हैं तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। द रेशियो ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम टेकन इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। तो इसको हम बोलेंगे लीनियर वेलोसिटी। और यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन जो होता है ये होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ से ये जो रिलेशन बनता है v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में ये रिलेशंस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाई y is equal to a sin omega t minus kx, y is equal to a sin omega t minus kx, where x is distance and t is time. Write the dimensional formula of first omega and second k. तो हम जानते हैं कि जो ओमेगा होता है ओमेगा ये होता है 2 पाई बाई टी। तो 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता है तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा m तो यहाँ पे है नहीं तो हम लिख सकते हैं m पे 0, l भी नहीं है तो l पे 0 और इस पे t जब ऊपर जाएगा तो इस पे आ जाएगा -1। तो ये एंगुलर वेलोसिटी का जो है कि आपका डायमेंशन फार्मूला हो गया। k की बात करते हैं तो हम लोग k इज इक्वल टू जानते हैं k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा।
लैम्डा जो है एक डिस्टेंस होता है जिसकी यूनिट होती है मीटर और इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है एल। फिर से 2 पाई का कोई यूनिट नहीं होगा, तो इसका जो डायमेंशन लिखेंगे एम एंड एल के पावर 1 एंड टी है नहीं यहाँ पे, तो टी के पावर 0। तो इस तरह से ये डायमेंशनल फार्मूला हो गए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेव नंबर का। के क्या है? एंगुलर वेव नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द इनर्शिया ऑफ मोशन? इनर्शिया ऑफ मोशन, गिव एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट इट। अब इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया जो है एक प्रॉपर्टी है बॉडी का जो अपने स्टेट को बनाए रखना चाहती है, टू मेंटेन इट्स स्टेट। अब इसमें अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया जो न्यूटन ने बताया था कि अगर कोई बॉडी रुकी है तो रुकी रहेगी, रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है वी वेलोसिटी से तो मूव ही करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तो बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी। इस चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कैसे। जैसे मान लिया कि एक गाड़ी है और ये जो है कि यहाँ पे रुकी हुई है और यहाँ पे एक आदमी जो है यहाँ पे खड़ा है। अगर ये गाड़ी अचानक से वी वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देती है तो ये जो बॉडी है आदमी, ये पीछे की तरफ ये झुक जाता है। क्यों झुक जाता है? कि बॉडी तो अपने रेस्ट पोजीशन पे रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक से इसमें वेलोसिटी आ गई तो ये अपने पोजीशंस को मेंटेन करने के लिए पीछे झुक जाती है। इसी तरह से अगर मान लिया ये आपकी कोई गाड़ी है और यहाँ पे वो आदमी है और ये एक कांस्टेंट स्पीड से जो है कि चल रहा है। अब अचानक अगर गाड़ी ये रुकती है, अगर अचानक स्टॉप होती है तो अब ये जो है आदमी ये आगे की तरफ जो है कि झुक जाता है। क्यों? कि ये अपने स्पीड को मेंटेन करने के लिए जो है कि ये आगे की तरफ झुक जाता है। तो ये जो है कि मोशन के रिगार्डिंग इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ मच बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी become 70% of its value at the surface of the earth. Radius of the earth is 6400 किलोमीटर। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है 6400 किलोमीटर। अब 6400 किलोमीटर रेडियस दिया हुआ है। यहाँ पे माना कि ये जो है अर्थ है और अर्थ का जो रेडियस है यहाँ पे आरी है। इस अर्थ का मास
एमई है। तो कह रहा है यहाँ से कितना डेप्थ नीचे जाएं, यहाँ से सरफेस से ये कितना डेप्थ नीचे जाएं डी, कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश है वो जी का 0.7 और क्लियर लिखते हैं, यानी यहाँ पे जो जी डैश है, यहाँ पे इस डेप्थ पे जो जी डैश है उसकी वैल्यू जो है 70% रह जाए, यानी 0.7 टाइम्स जी। अब यहाँ सरफेस पे जो जी की वैल्यू है वो जी है। तो अब इसमें कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम लोग जानते हैं वेरिएशन ऑफ जी का फार्मूला, कि जब डेप्थ में जाते हैं, फॉर डेप्थ, तो डेप्थ के लिए जो फार्मूला होता है जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई, ये फार्मूला होता है। तो जी डैश की वैल्यू यहाँ पे हम लोग रखेंगे, जी डैश की वैल्यू है 0.7 टाइम्स जी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई। यहाँ से जी से ये जी कट जाएगा तो बचेगा कितना, 0.7 इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन आर ई। अब इस डी अपॉन आर ई को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे और 0.7 को इधर लाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, डी अपॉन आर ई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.7, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आता है 0.3। तो यहाँ से अब d इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू 0.3 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू दे रखी है, तो 0.3 इंटू 6400 किलोमीटर। इस पॉइंट को हटाएंगे तो इसमें से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो 3 बचेगा उसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से 0 हो गया, 3 4 जा 12, 2 3 6 जा 18 एंड 1 19। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो डेप्थ है वो कितना होना चाहिए, 1920 किलोमीटर। यानी इतने डेप्थ में जब हम जाएंगे तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पे है उसका जो है कि 70% जो है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द मास ऑफ प्लैनेट जुपिटर इज 1.9 इंटू 10⁻27 kg एंड दैट ऑफ द सन, सन का जो मास दिया हुआ है 1.99 इंटू 10⁻33 kg। द मीन डिस्टेंस ऑफ जुपिटर फ्रॉम द सन 7.8 इंटू 10⁻11 मीटर। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स विच सन एक्सर्ट ऑन द जुपिटर एंड द स्पीड ऑफ द जुपिटर। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे तो सन है, ये सन है, और यहाँ पे जुपिटर है, जुपिटर। इन दोनों के सेंटर डिस्टेंस ये जो दिया हुआ है आर, आर की वैल्यू दे रखा है 7.8 इंटू 10⁻11 मीटर। यहाँ पे मास ऑफ सन दिया हुआ है, मास ऑफ सन, और इस मास ऑफ
जुपिटर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इन सन के द्वारा इस जुपिटर पे कितना फोर्स लगाया जाएगा। तो सन जो है इसको अट्रैक्ट करेगा, एफ ग्रेविटेशनल, ठीक है। तो एफ ग्रेविटेशनल की बात यहाँ पे हम लोग करते हैं। एफ ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू जी मास ऑफ सन मास ऑफ जुपिटर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और मास ऑफ सन जो है दिया हुआ है 1.9 इंटू 10⁻30 एंड मास ऑफ जुपिटर दिया हुआ है 1.9 इंटू 10⁻27 kg डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू जो दे रखा है यहाँ पे 7.8 इंटू 10⁻11 और इसका कर देंगे स्क्वायर। इस चीज़ को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे वैल्यू आएगा तो 6.67 इंटू 1.99 इंटू 1.9 डिवाइडेड बाई 7.8 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे 0.4145 इंटू, अब पावर कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे जो 10⁻⁻11 है और यहाँ पे 10⁻30 और 10⁻27, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो पावर हो जाएंगे 30 प्लस 27 और माइनस हो जाएंगे 11 और नीचे से जो 11 का ये स्क्वायर आएगा तो वो भी जो है कि माइनस में ऊपर जाएगा तो हो जाएगा तो माइनस उसका स्क्वायर करेंगे तो 22। तो 10 के पावर यहाँ पे बच गया 24। इसको और हम क्या लिख सकते हैं 4.145 इंटू 10⁻23 न्यूटन। इतना जो है ग्रेविटेशनल फोर्स सन के द्वारा लगाया जाएगा जुपिटर पे। अब अगर इस फोर्स को बैलेंस करना है Fg को, इस Fg फोर्स को अगर जब बैलेंस करना है तो जो है कि इस पे जो है सेंट्रीफ्यूजल फोर्स लगेगा, इस साइड सेंट्रीफ्यूजल फोर्स लगेगा। अब ये सेंट्रीफ्यूजल फोर्स अगर नहीं होगा तो जो है ये तो जुपिटर जो है सन के ग्रेविटी में चला जाएगा। तो इसलिए इसको बैलेंस बनाए रखने के लिए और ये अपने रेडियस ऑफ रोटेशन पे ही जो है रिवॉल्व करता रहे, इसलिए इस पे सेंट्रीफ्यूजल फोर्स लगता है जब ये जुपिटर रिवॉल्व करता है। तो यहाँ पे Fc जो है इज इक्वल टू होता है mv² डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ पे mv² बाई आर जो है कि आपका यहाँ पे हो जाएगा और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स के F जी के। तो इन वैल्यूज को जब हम बराबर करेंगे तो mv² बाई आर इज इक्वल टू Fg की वैल्यू कितनी आ गई 4.145 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से मास ऑफ जुपिटर दिया हुआ है, आर जो है कि रेडियस ऑफ रोटेशन दिया हुआ है, तो वेलोसिटी यहाँ से निकल जाएगी। तो अब वेलोसिटी
कैसे निकलेगी अब देखते हैं। तो वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 4.145 इंटू 10⁻23 और इसमें r से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई मास ऑफ जुपिटर हो जाएगा। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, इनको हम लोग कैलकुलेट करते हैं मास और r की वैल्यू को रख करके। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 4.145 इंटू r की वैल्यू है 7.8 इंटू 10⁻11 और डिवाइडेड बाई 1.9। तो यहाँ पे 10⁻11 और 10⁻23, तो ये वैल्यू बनेगी आपकी जो है कि 17.0163 और 10⁻23 10⁻11 ये हो जाएंगे आपके 34 और 34 और मास ऑफ जुपिटर से डिवाइड हो जाएगा तो 34 माइनस 27, तो पावर यहाँ पे बच जाएगा इंटू 10⁻7। तो ये जो है कि वेलोसिटी का स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ से वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 17.0163 इंटू 10⁻7 का स्क्वायर रूट लेना है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 13.045 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻3 और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी मीटर पर सेकंड में। तो इस तरह से आप मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ जुपिटर भी निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब कह रहा है कि व्हाट आर द ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव जो है दो तरह की होती हैं। एक जो होता है ट्रांसवर्स वेव होता है और दूसरा जो है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है कि हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझा रहे हैं। यहाँ पे मान लिया कोई वेव है और इस तरह से यहाँ पे ट्रेवल कर रही है, तो इस वेव का जो प्रोपोगेशन है वो इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ वेव। और यहाँ पे जो पार्टिकल है, ये जो वाला पार्टिकल है, इस पार्टिकल का यहाँ पे ऑसिलेशन हो रहा है इस तरह से। तो ये जो पार्टिकल है आपका ऑसिलेट कर रहा है। ये जो मीडियम के पार्टिकल हैं ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। हर पॉइंट पे जो है पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। केवल नोड वाला जो पार्टिकल है वो है जो स्टेशनरी होता है, उसका कोई भी जो है कि मूवमेंट ही नहीं होता है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल का जो है ऑसिलेशन हो रहा है, पार्टिकल का ऑसिलेशन हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। अब वेलोसिटी ऑफ वेव, ये वेव वेलोसिटी है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स है वो वेव वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है कि वाइब्रेट कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, इफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी
टू द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। यानी वेव की जो प्रोपोगेशन है उससे जो है 90 डिग्री पे अगर मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तो ऐसे वेव्स को बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वेव। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो आपका जो है कि स्ट्रिंग वेव है। स्ट्रिंग में जो वेव होता है वो ट्रांसवर्स वेव होता है, स्ट्रिंग वेव। अगर वाटर वेव की बात करें तो वाटर वेव भी जो है आपका ट्रांसवर्स वेव होता है। तीसरा, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, और ये कौन कौन से हैं, जैसे लाइट के सभी टाइप्स के वेव, जैसे इंफ्रारेड हो गया, आपका जो विजुअल रेज हो गया, नॉन विजुअल रेज हो गया, ये सब जो है कि आपके ट्रांसवर्स वेव होते हैं। दूसरा आपका रेडियो वेव हो गया, रेडियो वेव। माइक्रोवेव हो गया, माइक्रोवेव। एक्स रेज हो गया, गामा रेज हो गया, ये सब जो है कि एक्स रेज, गामा रेज, ये सारे के सारे जो है आपके ट्रांसवर्स वेव होते हैं। तो कैसे आप डिफाइन करेंगे? इफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स परपेंडिकुलरली to the direction of the propagation of wave, then the wave is called transverse wave। पार्टिकल जो मीडियम के हैं वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं जो वेव वेलोसिटी है उससे, तो जो है कि ये ट्रांसवर्स वेव कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ स्टील वायर हैज अ लेंथ ऑफ 12 मीटर। तो यहाँ पे जो स्टील वायर है इसका लेंथ दे रखा है, कितना है? 12 मीटर। एंड मास 2.1 kg। मास जो दे रखा है ये होगा 2.1 kg। व्हाट शुड बी द टेंशन इन द वायर सो दैट द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन द वायर इक्वल्स टू द स्पीड ऑफ द साउंड इन ड्राई एयर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड 343 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है और वो स्पीड ऑफ वेव के बराबर है। ऐसा होने के लिए 343 मीटर पर सेकेंड, नॉट 3.43, 343, तो 343 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि उस स्ट्रिंग में जो ये वायर लगा हुआ है उस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होना चाहिए कि जो साउंड का स्पीड है और जो वेव स्पीड है ये दोनों जो है बराबर हो जाए। तो वेव वेलोसिटी स्ट्रिंग के केस में जो है कि फार्मूला होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू। अगर इसमें दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू, स्क्वायर कर देते हैं तो टी अपॉन म्यू। यहाँ से टी की वैल्यू अगर निकालते हैं तो क्या बन जाएगा? टी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स वेलोसिटी स्क्वायर। और चूंकि म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। तो जब वैल्यूज को रखते हैं तो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? मास पर यूनिट लेंथ इनटू, अब वेव वेलोसिटी यहाँ पे साउंड वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, तो साउंड वेलोसिटी की वैल्यू रख देंगे 343 का स्क्वायर। अब ये मास की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास? 2.1 kg, और लेंथ कितना दिया हुआ है? 12 मीटर, और इंटू 343 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं।
343 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2.1 डिवाइडेड बाई 12। तो ये वैल्यू आ रहा है आपका वैल्यू आ रहा है 20.588, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो वैल्यू है 588.6 न्यूटन। तो इस तरह से जो टेंशन होगा उस स्ट्रिंग में, उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास T इज इक्वल टू 20,588.6 न्यूटन। तो ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको किलोमीटर पर आवर स्क्वायर्स में चेंज करना है। तो अब यहाँ पे चेंज करेंगे फर्स्ट में। तो अपने पास दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो 3 मीटर को किलोमीटर में जब बदलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 10⁻³ किलोमीटर, और नीचे टाइम है सेकंड। 1 सेकंड में जो है कि 60 से जब डिवाइड करेंगे तो मिनट में बनेगा। एक बार और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3600 आपका हो जाएगा। अब इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो है कि आ जाएगी 3 इंटू ये 3600 ऊपर चला जाएगा और इंटू 10⁻³ तो ये जो 1 0 है, 2 0 से आप, और ये पॉइंट यहाँ पे अगर हम लगा दें तो ये जो है पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको जो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 and 1 10, तो 10.8 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर ये जो है हो जाएगा इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को जब हम चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में तो ये इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं इसमें। तो सेकंड में क्या कह रहा है कि 6.67 इंटू 10⁻11 यानी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर को हमें बदलना है सीजीएस में। इसको बदलना है किसमें? सीजीएस में। तो इसको सीजीएस में करने के लिए आपको पता है कि न्यूटन जो है कि 6.67 इंटू 10⁻11, और यहाँ पे देखेंगे कि 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10⁵ डाइन। और मीटर स्क्वायर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 10⁻² लिख सकते हैं, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। और मास जो है कि स्क्वायर दिया है तो 1 केजी में 1000 होते हैं, 10⁻3, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻6, और ये बन जाएगा ग्राम में। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऊपर 5 और 10⁴ 9 हो गया, उस 9 में से ये 11 निकल जाएगा तो -2 बचेगा,
यानी 6.67 इंटू 10⁻⁻2 बचा, और नीचे से 10⁻6 जब ऊपर आएगा तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻8, और इसकी वैल्यू हो जाएगी ग्राम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब एंड सेकेंड पे -2। तो ये CGS यूनिट हो जाएगी। तो ये जो है कि आपके आंसर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ फोर्स F, लेंथ L एंड टाइम T आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट, देन व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ मास। तो अब हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है, फोर्स वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और अगर एक्सेलरेशन को भी हम लिखें तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि मास इनटू एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड, तो डिस्टेंस और अपॉन टाइम t का स्क्वायर। तो इस तरह से ये फोर्स जो है, अगर यहाँ से m की वैल्यू निकालते हैं तो बन जाएगा m t स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा f एंड t स्क्वायर और डिवाइडेड बाई l। तो मास का जो डायमेंशनल फार्मूला है इनके टर्म में, FLT के टर्म में ये हो जाएगा। इसको अगर L को ऊपर ले जाते हैं तो F L पे -1 और T 2, ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया किसका, मास का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 72 सेंटीमीटर इनवर्स, एक्सप्रेस इट इन SI यूनिट। तो अभी हमने बताया कि न्यूटन को जब डाइन में चेंज करेंगे तो 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन होता है। और अगर हम एक डाइन की बात करें, तो एक डाइन हो जाएगा 10⁻⁻5 न्यूटन। तो SI यूनिट्स में हमें बनाना है, और एक सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर होते हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 72 डाइन सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 72, और एक डाइन में लिख सकते हैं 10⁻⁻5 न्यूटन, और यहाँ पे सेंटीमीटर जो है कि 1 सेंटीमीटर में लिख सकते हैं हम 10⁻2 मीटर, और इस पे जो है पावर है -1। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, -1 इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू बच जाएगी 72 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर इनवर्स। तो ये जो है कि आपका 72 डाइन सेंटीमीटर इनवर्स को हमने SI यूनिट्स में इधर कन्वर्ट कर दिया, और ये इधर था CGS यूनिट में। तो ये जो है कि आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन द एटवुड्स मशीन, फिगर आपको ये दिख रहा है, द सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी सिस्टम जो है यहाँ पे जो है कि रेस्ट से ये मूव करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल B
जो है कि इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल हम यू से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है ये क्या है, 0, और इसका भी जो है इनिशियल वेलोसिटी ए का जो है ये 0 एट टाइम t इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय ईच मास एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। यानी जब टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड हो रहा है तो कितना जो है कि इसका स्पीड होगा, यानी स्पीड ऑफ ए एंड स्पीड ऑफ बी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, एंड ऑल्सो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, ये निकालना है आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में। अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो अब देख रहे हैं ये 12 kg है और ये 10 kg है, और यहाँ पे जो पुली है ये एक ही स्ट्रिंग से दोनों ये ब्लॉक जो है कि कनेक्टेड हैं। तो जितना टेंशन इसमें होगा उतना ही टेंशन इसमें होगा, और जितना डिस्टेंस ये ऊपर मूव करेगा उतना ही डिस्टेंस ये नीचे मूव करेगा। तो जितना एक्सेलरेशन इसका होगा उतना ही एक्सेलरेशन इसका होगा। तो अब यहाँ पे ये यहाँ से नीचे मूव करेगा और ये यहाँ से ऊपर की साइड मूव करेगा। तो मान लिया ये ऐसे चला तो जितना डिस्टेंस ये चल रहा तो ये एस भी चलेगा। तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले 12 kg का बना रहे हैं, तो 12g नीचे की तरफ काम करेगा, 12g नीचे काम करेगा, और इस पे जो टेंशन है ये t ऊपर की तरफ काम करेगा। और ये बॉडी अगर a एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है तो नेट फोर्स इसमें जो है कि नीचे की तरफ है। तो इसमें जो है इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि 12g माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है 12 और एक्सेलरेशन है a। तो ये इक्वेशन नंबर 1 होगा। दूसरा, जब हम जो है कि 10 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसमें टेंशन ऊपर की तरफ काम कर रहा है और इसका जो है 10g नीचे की तरफ काम कर रहा है। ये हमने बनाया है b का और ये है a का। तो अब ये बॉडी जो है कि ऊपर जा रहा है, अगर b नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा a एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन भी सेम होंगे। तो यहाँ पे नेट फोर्स ऊपर की तरफ है तो t माइनस 10g इज इक्वल टू 10 इंटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब जोड़ेंगे तो t कट जाएगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो t से t तो कट जाएगा आपका, तो 12g में से 10g घट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 12g माइनस 10g, और इधर कितना 12 है और 10 है 22a। तो यहाँ से 2g इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया 2g इज इक्वल टू 22a। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, g की वैल्यू 10 ले रहे हैं तो इधर 20 हो जाएगा, 20 और डिवाइडेड बाई 22। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 10 बाई 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगा। और ये एक्सेलरेशन दोनों ही ब्लॉक के होंगे, बस ये है डायरेक्शन चेंज होगा। ब्लॉक बी नीचे जा रहा है तो ब्लॉक ए जो है ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे हमें निकालना है कि वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो हमने देखा कि जितना नीचे b जा रहा है उतना ही ऊपर a आ रहा है, तो दोनों की वेलोसिटी भी सेम होंगे। तो वेलोसिटी ऑफ a इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ b इज इक्वल टू u नॉट प्लस a इंटू टी।
तो यहाँ पे यू नॉट तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी ब्लॉक। ए की वैल्यू है 10/11 और टी की वैल्यू है कितनी 3 सेकेंड, तो ये वैल्यू आ जाएगा 30/11 मीटर पर सेकेंड। तो इनकी वैल्यू आ गई 30/11 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस जो है जितना एस से ऊपर जाएगा उतना ही एस भी नीचे आएगा। तो इसको निकालने के लिए हाफ ए टी स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि जो है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो वैल्यू पुट करते हैं तो 1/2 ए की वैल्यू हो गई 10/11 और टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9। तो ये 2 से तो ये कट जाएगा 5 बार में, और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 में। तो एस ए इज इक्वल टू एस बी इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 11 मीटर। ये दोनों इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे 3 सेकेंड में, और 3 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी होगी वो होगी 30/11 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी हो गई उन दोनों की, वी ए इज इक्वल टू वी बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट्स, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट। अब बाइंडिंग एनर्जी होता क्या है? बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ अ बॉडी टू escape फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर किसी बॉडी को वो मिनिमम एनर्जी दे दी जाए जिससे कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको वो लीव कर जाए या escape कर जाए, तो उस मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब इसमें ये कह रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सैटेलाइट्स लेते हैं, या कोई जो है कि यहाँ पे एक सैटेलाइट लेते हैं जिसका मास m है, और ये जो है कि अर्थ है जिसका रेडियस RE है और मास ME है। तो ये भी आपका RE हो जाएगा, और ये जो है कि मान लिया कि यहाँ पे h हाइट पे ये रिवॉल्व कर रहा है इस अर्थ सरफेस से, जो है कि h हाइट पे ये रिवॉल्व कर रहा है। तो हम जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी इस सैटेलाइट्स का है, टोटल एनर्जी जो होता है E इज इक्वल टू, वो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है 1/2 mv0 स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है -g me m अपॉन r स्क्वायर। इनके सेंटर टू सेंटर का जो डिस्टेंस है RE प्लस H, इसको हमने R से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अब ये जो है कि पोटेंशियल एनर्जी हो गया ये। अब हम जानते हैं कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ये होता है √g me अपॉन r।
अब अगर इनको स्क्वायर करते हैं तो ये रूट हट जाएगा, और इनकी वैल्यूज रखते हैं तो कैपिटल ई जो टोटल एनर्जी है ये सिस्टम की, ये जो प्लैनेट है रिवॉल्व कर रहा है उसकी, ये कितनी आ जाएगी 1/2 जी एम ई और इंटू एम डिवाइडेड बाई आर, और माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर। यहाँ पे जो है कि ये आर स्क्वायर जो है कि नहीं होगा, ये केवल आर होता है। तो अब इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जितना टर्म ये है ये वाला, उतना ही टर्म ये भी है लेकिन हाफ टाइम्स है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -1/2 जी एम ई एम अपॉन आर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो टोटल एनर्जी है इस प्लैनेट की ये निगेटिव है, यानी टोटल एनर्जी जो है ये लेस देन 0 है। इसका मतलब ये है कि ये जो प्लैनेट है ये बाउंड है, इट मीन्स इट इज बाउंड। अब ये बाउंड है तो ये अपने इसी पाथ पे ये क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। इसी पाथ पे ये क्या करेगा, ये रिवॉल्व करेगा, जबकि बाहर नहीं जाएगा। अब अगर बाहर इसको भेजना है, अगर ये स्केप कर जाए तो वो कितनी एनर्जी चाहिए इसको, उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो स्केप जब करेगा तो इनफाइनाइट पे चला जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी जो है, बाइंडिंग एनर्जी प्लस टोटल एनर्जी ई जो होगा, इसका जो सम होगा इनफाइनाइट पे वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स ई। तो टोटल एनर्जी ऑलरेडी माइनस था और यहाँ पे माइनस और है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और ये हो जाएगा 1/2 जी एम ई एम बाई आर। तो ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन। अगर इतना एनर्जी हम दे देते हैं तो जो है कि ये पार्टिकल जो है कि बाहर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे साहनी सर का जो है कि 1 तारीख को जो है कि नया बैच स्टार्ट हो रहा है क्लास 12th का, ज्ञानदीप चौराहे पे। तो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन था जो हमने इसमें बताया है, जिसमें 5 डेज जो है कि डेमो क्लासेस फ्री रहेंगे। और साहनी सर के चैनल जो है कि आप साहनी सर फिजिक्स क्लासेस के नाम से है, इसको जो है फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे 9 to 12 CBSE को पढ़ाएंगे, नीट के बच्चों को पढ़ाएंगे जो मेडिकल प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जेई मेंस एंड एडवांस के लिए जो है कि फिजिक्स की क्लासेस चलेंगे। तो अगर चैनल जो है कि वीडियो जो है अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप जो है सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एज्यूमिंग द अर्थ टू बी अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस 6400 किलोमीटर एंड डेंसिटी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑन इट्स सरफेस जी इज इक्वल टू दिया हुआ। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जी की वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए। आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करते हैं, वो कैसे आती है। तो हम लोग जो है फार्मूला जानते हैं, जी इज इक्वल टू होता है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। यहाँ पे डेंसिटी दे रखा है, तो डेंसिटी जो दे रखा है वो दे रखा 5.5
ग्राम पर सेंटीमीटर की, तो इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये एसआई यूनिट में बन जाता है। तो इसमें ये बन जाएगा 5500 kg पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पे अगर मास को डेंसिटी के टर्म में अगर लिखना है तो हम जानते हैं मास me इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। अब ये वैल्यू यहाँ पे जब हम रखेंगे तो जी me को हम लिख सकते हैं डेंसिटी 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ क्यूब और डिवाइडेड बाई RE²। तो ये वाला जो टर्म है इसके पावर से कट जाएगा। अब जो बच रहा है उसको हम लोग रखते हैं। जी की वैल्यू दे रखा है 6.66 इंटू 10 टू द पावर -11 और डेंसिटी दे रखा है 5500 और इंटू 4 पाई और इंटू R एक बचा है ऊपर 6400 किलोमीटर है। तो इसको 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि वो मीटर में आ जाएगा। अब नीचे क्या क्या बच रहा है, एक तो ये 3 नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3, बस एक ही चीज़ है। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके देखते हैं तो ये आएगा 6.66 इंटू 5500 इंटू 4 इंटू पाई इंटू 6400 इंटू और डिवाइडेड बाई है 3 और उसके बाद जो है कि इसमें पावर देख रहे हैं कि ये वैल्यू आ रहा है डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 4 इंटू 10 पावर। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे आ रही है आपके पास 9.82 इंटू 10 टू द पावर 5। केवल अभी हमने नंबर्स को ही मल्टीप्लाई किया है। अब पावर को इसमें सॉल्व करते हैं तो 10 टू द पावर -11 यहाँ पे है और उसमें से आपका 10 टू पावर 3 निकल जाएगा तो इंटू 10 टू द पावर -8 बचेगा। अब यहाँ से हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं तो ये 10 टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 10। तो ये वैल्यू जो है 10 टू द पावर 8 आ रही है यहाँ पे। ये वैल्यू जो है कैलकुलेट करने पे ये 10 टू पावर 8 आ रही है। तो ये जो वैल्यू है ये आपका कैंसिल आउट हो गया। तो जी की जो वैल्यू बनती है ये बनती है 9.82 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो है कि आपकी जी की वैल्यू बनती है। तो इस तरह से जी की वैल्यू आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। यानी वर्क जो है कि हमें कैलकुलेट करना है अगर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके जाते हैं तो मान लिया ये अर्थ है और इसका रेडियस जो है कि RE है और इस सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ से हम इसको लेके जा रहे हैं किसी h हाइट तक। तो ये जो है कि यहाँ से सरफेस से h हाइट जब हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है ये आपका बन जाएगा RE प्लस H, RE प्लस H।
जब ये स्टेट 1 पे रहा होगा तो यहाँ पे इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी रही होगी, जब ये स्टेट 2 पे चला गया होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ बदल गई होगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है जब इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ ले जा रहे हैं तो कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है वो उसके वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो वर्क डन होगा ये कितना हो जाएगा, U2 माइनस U1। तो अब U2 कितना होगा, या जो है कि वर्क डन जो है कि अगर हम बात कर रहे हैं तो देखेंगे कि अगर मान लिया यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी था U1 और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो गया U2, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, कितना जो है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो U1 से U2 हो रहा है। अर्थ के सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा, mg इंटू, ऐसे हम बात कर सकते हैं कि g पोटेंशियल एनर्जी हम लिख सकते हैं, अगर इसका मास मान लिया यहाँ पे m है तो ये भी वही मास होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है, यहाँ पे आप डिफरेंस कर लें कोई दिक्कत नहीं है, माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, और माइनस पोटेंशियल एनर्जी जब ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ पे एच हाइट पे तो कितना हो जाएगा इसमें कि माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच, और यहाँ पे आपका जो है पोटेंशियल एनर्जी में स्क्वायर नहीं होता है तो ये जो है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है। अब यहाँ पे ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वैल्यू अगर माइनस हम ऑलरेडी कॉमन लें क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है तो जो है कि इसमें वर्क डन जो होगा निगेटिव वर्क होगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है कि ये वैल्यू जो बना ये बना जी एम ई एम अपॉन आर ई, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एक माइनस निकल गया तो एक माइनस बच जाएगा इसमें, जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच। तो इसमें से अगर हम कॉमन लें माइनस जी एम ई एम को कॉमन ले लिया अगर तो यहाँ पे बच जाएगा 1 बाई आर ई और यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन आर ई प्लस एच। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस जी एम ई एम और आर ई प्लस एच और माइनस आर ई और डिवाइडेड बाई आर ई टाइम्स आर ई प्लस एच। अब यहाँ पे ये आर ई से तो आर ई कट गया तो बचा कितना, वर्क डन इज इक्वल टू कितना बचा, माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाई और इंटू एच बचा ऊपर और नीचे आर ई एक और कॉमन लें तो ये बच जाएगा आर ई स्क्वायर और यहाँ बन जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई। अब हम जानते हैं चूँकि
जी एम ई इज इक्वल टू होता है जी आर ई स्क्वायर, जी एम ई इज इक्वल टू होता है जी आर ई स्क्वायर। तो अगर वैल्यू रखते हैं तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है जी आर ई स्क्वायर एम इंटू एच और डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर 1 प्लस एच अपॉन आर ई। निगेटिव साइन चूँकि जो है कि ये बता रहा था कि इस पे जो फोर्स इन दोनों के बीच में लगेगा वो इस साइड लगेगा, एफ ग्रेविटेशनल उस पार्टिकल पे, और डिस्प्लेसमेंट हम करा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो इस वजह से वो निगेटिव वर्क दिखा रहा था। तो अगर हम इसको देखते हैं तो आर ई स्क्वायर जो है कि इसमें कट रहा है, तो बच क्या रहा है एम जी एच और डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ पे एच अपॉन आर ई, यहाँ पे बच रहा है 1 प्लस एच अपॉन आर ई। तो ये जो है कि वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है कवर करेंगे। सो ओके बाय एवरीवन, थैंक यू।